दोस्तों, आप लोग को पता है कि शेख हसीना की मुश्किलें अब जो है वो कम होती हुई दिखाई नहीं दे रही हैं। शेख हसीना के पास में अब, जैसे मैं लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूं, तो अब आगे मान के चलिए कि लगभग 17 दिन इनके पास में बाकी हैं। 17 दिन के बाद में इंडिया को ये डिसाइड करना पड़ेगा कि शेख हसीना भारत में रहेंगी या फिर बांग्लादेश को सौंप दी जाएंगी, क्योंकि जो एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी है बिटवीन बांग्लादेश एंड इंडिया वो 45 डेज की है। 45 डेज मैक्सिमम जो है वो कोई भी व्यक्ति जो है डिप्लोमेट वो इंडिया के अंदर रुक सकता है, उसके बाद में या तो वापस लौटे या फिर कोई और डिसीजन हो। तो शेख हसीना के बारे में अब इंडिया को डिसाइड करना पड़ेगा। लेकिन अभी एक दूसरा इशू क्रिएट हो चुका है। दूसरा इशू ये है कि खालिदा जिया, जिन्होंने अभी कमान संभाली है, उन्होंने कहा है कि भारत और बांग्लादेश के बीच में जितनी भी अभी ट्रीटीज हुई थी, समझौते हुए थे, एमओयूज हुए थे, उनको अब कैंसिल किया जा सकता है। क्योंकि आप लोग को पता है कि जून 2024 के अंदर रिसेंटली कुछ एग्रीमेंट हुए थे इंडिया एंड बांग्लादेश के बीच में। अब वो जो एग्रीमेंट है अब वो कैंसिल होने की कगार पर है। ये वो एग्रीमेंट है जो कि 22 जून को हुए थे। टोटल 10 एमओयू साइन किए गए थे और उन एमओयू के अंदर सबसे बेहतरीन और सबसे बढ़िया या फिर इंपॉर्टेंट हम लोग कह सकते हैं वो था रेल ट्रांजिट एग्रीमेंट। रेल ट्रांजिट एग्रीमेंट के अंतर्गत जितनी भी ट्रेन थी वो बांग्लादेश के अंदर जा सकती हैं और बांग्लादेश से वो इंडिया में भी आ सकती हैं। बोला तो ऐसा पहले भी था, लेकिन और भी कई फैसिलिटी जो है, इंफ्रास्ट्रक्चर उसके अंदर इंक्लूड किया गया है। ये जो व्यक्ति आप लोग देख रहे हैं इनका नाम है ताहिद हुसैन। ताहिद हुसैन फॉरेन एडवाइजर है बांग्लादेश के। उन्होंने कहा है कि रिसेंटली अब जितने भी एमओयू साइन हुए हैं हम लोग उसको कैंसिल कर देंगे। इसके पीछे रीजन क्या है? जहां जहां बांग्लादेश को यह लगता है कि उनका इंटरेस्ट फुलफिल नहीं हो पा रहा है, वहां वहां उन एमओयूज को कैंसिल किया जाएगा। और बात करें कनेक्टिविटी की, तो चाहे रेल ट्रांजिट हो उसको भी हम लोग कैंसिल कर सकते हैं। ऐसी कई बातें जो हैं वो एडवाइजर के द्वारा कही गई है, ताहिद हुसैन के द्वारा कही गई है। चलिए एक बार मैं आप लोगों को एक मैप दिखाता हूं एग्जाम्पल के तौर पर। आप लोग देखेंगे कि ये है अगरतला। अगरतला जो कि त्रिपुरा है, फिर ये ढाका है। दोनों के बीच में एक बस सर्विस चलती है। टोटल जो डिस्टेंस है वो है 132 किलोमीटर की। ये जो 132 किलोमीटर की डिस्टेंस है इसको लगभग 2 घंटे के अंदर तय कर सकते हैं। रिसेंटली इसको इनॉग्रेट किया गया था। इससे इंडियन स्टूडेंट्स जा सकते हैं बांग्लादेश के अंदर और बांग्लादेश के जो स्टूडेंट्स हैं वो भी भारत के अंदर आ सकते हैं। इसके अलावा अगर डेली बेसिस पर भी अगर एक बॉर्डर से दूसरी बॉर्डर क्रॉस करके जाना पड़े तो भी ये बस सर्विस जो है ये प्रोवाइड करते हैं। लेकिन सबसे पहली बात तो ये है कि ये जो बस सर्विस है हो सकता है कि आगे आने वाले टाइम के अंदर ये बंद हो जाए। दूसरा हम लोग बात करें कि शेख हसीना ने क्या कहा था। शेख हसीना ने कहा था कि हम बांग्लादेश को और इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना चाहते हैं, लेकिन खालिदा जिया ये कह रही है कि भारत के साथ में ये जो संबंध किए गए हैं, एमओयू साइन किए गए हैं, ये बांग्लादेश के अंदर बारूद सप्लाई करने के बराबर हैं। क्योंकि भारत जो है वो नॉर्थ ईस्ट स्टेट के अंदर कनेक्टिविटी के नाम पर कई हथियार जो है वहां पर पहुंचाता है। खालिदा जिया मतलब अपोजिशन जो बीएनपी पार्टी है उनका ये कहना है। लेकिन शेख हसीना ने कहा है कि भारत के साथ में अगर इस तरीके से हम लोग संबंध रखेंगे तो फायदा हमारा ही है, खासतौर पर मेडिकल फैसिलिटीज, चाहे कनेक्टिविटी की बात करें या फिर ज्वाइंट एक्सरसाइज की बात करें। एक एग्जांपल और बताता हूं मैं आप लोगों को, यह है रेल सर्विसेज। बांग्लादेश के चारों तरफ से हम लोग जो है वो रेल कनेक्टिविटी जो है प्रोवाइड करते हैं बांग्लादेश को। जैसे मैं आपको बात करूं, कोलकाता से अगर किसी भी व्यक्ति को ढाका जाना है तो वो रेल कनेक्टिविटी के माध्यम से जा सकता है। लेकिन अभी तक क्या होता था कि जैसे ही हमारी जो ट्रेन है वो बांग्लादेश की बॉर्डर के अंदर जाना यानी कि एंटर करती ही थी, तो ट्रेन का इंजन जो है वो चेंज होता था। बांग्लादेश अपना ट्रेन का इंजन वहां पर पुट करता था और फिर वो ट्रेन जो है वो बांग्लादेश के अंदर प्रवेश करती थी। ऐसा हर जगह होता था। जैसे यहां पर आप लोग देख सकते हैं कि ये पूरे के पूरे यहां पर क्या बने हुए हैं, रेल कनेक्टिविटी के लिए यहां पर कई सारे कनेक्शन जो है वो बने हुए हैं। मतलब चारों तरफ से हम लोग यहां पर बांग्लादेश के अंदर पहुंच सकते हैं। पहले ये चलता था कि इंजन जो है वो चेंज हुआ करते थे, लेकिन अब पूरी तरीके से ये रेल सेवाएं जो है वो बंद कर दी गई हैं, बस सेवाएं बंद कर दी गई हैं जब से शेख हसीना ने भारत के अंदर शरण जो है वो ली है। अब ये देखना होगा कि आखिरकार बांग्लादेश जो है वो क्या कर सकता है। मैं आप लोगों को एक कंक्लूजन और बताऊंगा कि आखिरकार यूएसए जो है वो कौन सी चाल चल रहा है शतरंज के खेल के अंदर और वो कैसे कामयाब हो रहा है वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। लेकिन उससे पहले 6 सितंबर से हमारी ये क्लासेस शुरू हो रही हैं, हमारा सेशन शुरू हो रहा है। इसमें एडवांस टेक्निक्स आप लोग को बताई जाएंगी अगले 100 डेज तक, कैसे आप लोग इस पोर्नोग्राफी के एडिक्शन से बच सकते हैं। 3 लेवल्स के अंदर हम लोग लेकर चल रहे हैं। साथ ही में
स्पेशल प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशंस आप लोग के लिए रखे गए हैं, तो आप लोग इन क्लासेस को जरूर अटेंड कीजिए। चैलेंज कूपन कोड यूज करना है। देखिए कई बार क्या होता है कि हमको इनोवेटिव आइडियाज नहीं आते हैं, हम लोग ये कहते हैं कि यार मुझे तो कभी आइडिया आया ही नहीं, किसी और को आ गया। तो वो जो शिकायत है ना आप लोगों की, वो क्यों है? आपके सबकॉन्शियस माइंड के अंदर जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, कहीं ना कहीं उनको एक्टिव करने की जरूरत है। आप लोग कॉम्बो कोर्स के साथ में भी जा सकते हैं। डेली 4 PM पर हमारी क्लासेस लगती है वन डे एग्जाम्स के लिए। अभी हम लोग पॉलिटी को कंप्लीट कर रहे हैं। पॉलिटी के अंदर आज जो लेक्चर होना है वो होना है कॉन्स्टिट्यूशनल जो पोस्ट होती है जैसे अटॉर्नी जनरल वगैरह, तो आप लोग जरूर इसको ज्वाइन कीजिए। इसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी और साइंस जो है हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं। काफी फायदेमंद क्लास है। 10,000 MCQ की हम लोग क्लास इसमें कर रहे हैं। सबसे पहले भारत के मैप को देखिए आप। भारत के जो पड़ोसी देश हैं, नेबरिंग कंट्रीज हैं, सबसे पहले चाइना कट्टर दुश्मन है। 1962 की वॉर के अंदर हम लोग भिड़ चुके हैं, विश्वास नहीं कर सकते हैं। पाकिस्तान देखिए, पाकिस्तान के तो ऊपर बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो सकता है ना, एनिमी कंट्री है। नेपाल धीरे धीरे जो है वो चाइना के इन्फ्लुएंस के अंदर अपनी पॉलिसीज को चेंज कर रहा है। मतलब हम लोग इसको भी जो है वो एक ट्रस्ट नेबर नहीं रख सकते हैं। भूटान की अगर अब तक हम लोग बात करें तो इसको हम लोग स्टार मार्क करेंगे क्योंकि ये भारत के साथ में अभी भी है। बांग्लादेश की हालात आप लोग के सामने है कि बांग्लादेश किस तरीके से चाइना से इन्फ्लुएंस हो रहा है, पाकिस्तान से इन्फ्लुएंस हो रहा है। श्रीलंका की हालात देख लीजिए, किस तरीके से वहां के राष्ट्रपति ने देश छोड़ा था, उसके बाद में काफी रिलेशन जो है वो बिगड़े थे। मालदीव जो है उसके साथ में ऑलरेडी रिलेशंस खराब हो चुके हैं। अफगानिस्तान के अंदर तालिबान की सरकार है, तो वो तो वैसे ही इंटरनेशनल लेवल पर रिकॉग्नाइज ही नहीं है, तो हम लोग इसकी भी बात नहीं करेंगे। तो हमारे पास में एक दोस्त है और वो केवल भूटान है। अब इन सब के पीछे एक किरदार है और वो है यूएसए। यूएसए चाहता है कि वो चाइना को काउंटर करे, यूएसए चाहता है कि वो पाकिस्तान को हेल्प करे। समझ रहे हैं आप लोग? वो अगर पाकिस्तान को हेल्प करता है तो पाकिस्तान इंडिया के ऊपर अटैक कर सकता है, करेगा नहीं वो, है ना। लेकिन तो यूएसए जो है वो किसको हेल्प कर रहा है? पाकिस्तान को हेल्प कर रहा है। ठीक है, यूएसए और अफगानिस्तान की बनती नहीं है, इसलिए अफगानिस्तान और भारत की थोड़ी थोड़ी जो है वो बनती है। मालदीव जो है, मालदीव के नजदीक ही यूएसए ने अपना नेवल बेस जो है वो बना रखा है। श्रीलंका, खासतौर पर बांग्लादेश देखिए, बांग्लादेश का एक आइलैंड था जिसको यूएसए लेना चाहता था, बांग्लादेश ने मना किया। तो आप बांग्लादेश की हालत देख लीजिए कि कैसे बांग्लादेश और इंडिया के रिलेशन खराब हो गए हैं। मतलब ये सारा जो किया धरा है वो सब यूएसए का है। यूएसए इंडिया और इंडिया के जो नेबरिंग कंट्रीज है इनके बीच में रिलेशंस को खराब करना चाहता है। उसका रिजल्ट आप लोग यहां पर देख सकते हैं कि किस तरीके से पाकिस्तान के अंदर F-16 वो सप्लाई कर रहा है। ठीक है, तो यूएसए जो है इसके अंदर अहम किरदार के रोल पर है। 10 जो एमओयू साइन हुए थे उसके अंदर सबसे जो इंपॉर्टेंट था वो था रेल ट्रांजिट का, लेकिन उसके अलावा और भी कई एमओयू साइन हुए थे। शेयर्ड विजन फॉर इंडिया बांग्लादेश डिजिटल पार्टनरशिप के अंदर जैसे हम लोग बात करें कि जैसे हम लोग चाहते हैं कि बांग्लादेश को हम लोग सपोर्ट करें, जो सैटेलाइट सिस्टम है उसके अंदर हम लोग सपोर्ट करना चाहते हैं। इंडिया बांग्लादेश ग्रीन पार्टनरशिप फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर के लिए ये एमओयू साइन हुआ। एमओयू ऑन मैरीटाइम कॉर्पोरेशन, ब्लू इकोनॉमी एंड ओशिनोग्राफी, इसके लिए हमने एक ट्रेड पार्टनरशिप जो है वो बांग्लादेश के साथ में की। कमर्शियल एग्रीमेंट बिटवीन एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड, और बांग्लादेश का बैंक फॉर लॉन्च यानी कि यूपीआई, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस जो है इसको लॉन्च करने के लिए दोनों के बीच में एमओयू साइन हुआ। ज्वाइंट टेक्निकल कमिटी फॉर डिस्कशन ऑन रिन्यूअल ऑफ द गंगा वाटर ट्रीटी, इसके लिए हमने ट्रीटी साइन की। मतलब एमओयूज जितने भी साइन किए गए हैं, जहां जहां बांग्लादेश को यह लगता है कि मेरा हित जो है, मेरा इंटरेस्ट वो अगर फुलफिल नहीं हो रहा है तो मैं इससे बाहर निकल जाऊंगा, ऐसा बांग्लादेश का कहना है। खालिदा जिया ये कह रही हैं। इसके अलावा यही तो नहीं था, और भी कई बैकग्राउंड के अंदर हमारे ज्वाइंट एक्सरसाइज चल रहे थे। जैसे संप्रीति की बात करें, ये एक आर्मी एक्सरसाइज है। टेबल टॉप की बात करें, एयर एक्सरसाइज है। इंडो बांग्लादेश कॉर्पोरेट की बात करें, ये एक नेवल एक्सरसाइज है। बोंगो सागर नेवल एक्सरसाइज है। और संवेदना, ये बेसिकली डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए मल्टीनेशनल ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंट एंड डिजास्टर रिलीफ, जो कि एक्सरसाइज है विद बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका और यूएई के साथ में की जाती है। तो ज्वाइंट एक्सरसाइज जो है उसमें बांग्लादेश और भारत के कई सारे रिलेशन हैं। इकोनॉमिक रिलेशंस की बात करें तो इंडिया लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है बांग्लादेश का। कितना ट्रेड होता है? 2020 की बात करें तो लगभग $9.5 बिलियन का ट्रेड हुआ। उससे पहले $10 बिलियन का ट्रेड हुआ था। मतलब आप लोग ये कह सकते हैं कि बांग्लादेश को सबसे ज्यादा जो एक्सपोर्ट करता है 85% के आसपास में वो इंडिया ही करता है। इसके साथ में ही बांग्लादेश सीईओ फोरम जो है वो भी हाल ही के अंदर लॉन्च किया गया था। साथ ही के अंदर साफ्टा, साउथ एशिया फ्री ट्रेड एरिया जो है
वो भी 2011 के अंदर ऑलरेडी बिल्डअप हो चुका है। मतलब बांग्लादेश को हम लोग इतना हेल्प कर रहे हैं, लेकिन कहते हैं कि किसी को अगर ज्यादा मीठा खिला दिया है ना तो वहां पर पलट कर जो है वो वार करता है, जो कि बांग्लादेश कर रहा है। कॉर्पोरेशन इन कनेक्टिविटी, और देखिए मैत्री सेतु जो कि 1.9 किलोमीटर का एक ब्रिज है, इसको इनोग्रेट किया था, जो कि फैनी रिवर जो है, फैनी रिवर नॉर्थ ईस्ट के अंदर वो कनेक्ट करती है किसको, बांग्लादेश से। इसके साथ में ही प्रोटोकॉल ऑन इनलैंड वाटर ट्रांजिट एंड ट्रेड, इसके लिए भारत और बांग्लादेश के बीच में एग्रीमेंट हुआ। बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल एक मोटर व्हीकल एग्रीमेंट, रिसेंटली आप लोग को पता है कि नितिन गडकरी जो है उन्होंने इसको अनाउंस किया था, लेकिन अभी भी ये पाइपलाइन के अंदर है, काम चल रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर का, लेकिन ये ऑलरेडी जो है वो अभी पाइपलाइन के अंदर बना हुआ है। यही नहीं, पार्टनरशिप ऑन मल्टी लेटरल फोरम की बात करें, चाहे हम लोग सार्क की बात करें तो भारत बांग्लादेश साथ में है। बे ऑफ बंगाल यानी कि बिम्स्टेक की बात करें, इसके अंदर भारत और बांग्लादेश, मतलब बांग्लादेश कहां कहां हमसे बचेगा। बांग्लादेश अगर भारत के साथ में रिलेशन खराब करता है तो इसका खामिया जो है वो बांग्लादेश की इकोनॉमी को झेलना पड़ेगा। इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन, देखिए मैं आपको एक एग्जांपल देके बताता हूं। श्रीलंका, मालदीव, ऐसे दो एग्जांपल सेट है बांग्लादेश के पास में, जिन्होंने इंडिया से रिलेशन खराब किया और फिर बाद में वापस से इन्होंने रिवर्ट क्या किया, रिलेशन बनाने की कोशिश की। मालदीव की जो मौजूदा सरकार थी, उन्होंने शुरुआत के अंदर रिलेशन खराब किए, लेकिन अब वापस से वो इंडिया विजिट कर रहे हैं। इसके क्या रीजन है, उनको पता लग गया था कि यार भारत जैसा पार्टनर जो है वो हमको नहीं मिलने वाला है। वही गलती जो है वो आज बांग्लादेश कर रहा है। लाइन ऑफ क्रेडिट जो है वो आज तक इंडिया ने पिछले 8 साल के अंदर 3 लाइन ऑफ क्रेडिट जो है वो दी है। लाइन ऑफ क्रेडिट का मीन्स है कि जब पैसा कम पड़ेगा तो हम लोग देंगे, और वो यूएसडी जो है वो $8 बिलियन दिया गया था बांग्लादेश को। कोविड-19 के अंदर हमने सबसे जो हेल्प की थी, सबसे बड़ी हेल्प बांग्लादेश को, वो इंडिया ने ही की थी। और उस समय पेंडेमिक के टाइम पर जो वैक्सीन सप्लाई की गई थी, मेड इन इंडिया वैक्सीन, वो बांग्लादेश को हम लोगों ने सप्लाई की थी। ऑफर्ड हम लोगों ने किया था कोलैबोरेशन इन द थेरेप्यूटिक्स एंड पार्टनरशिप इन वैक्सीन प्रोडक्शन, की वैक्सीन जो है हम लोग मिलकर प्रोडक्शन करते हैं इसका। तो मतलब बांग्लादेश जो है वो वाकई में अगर चाहे तो बहुत आगे निकल सकता है विद द हेल्प ऑफ इंडिया, लेकिन वो अभी किसके इन्फ्लुएंस में है, चाइना और पाकिस्तान के इन्फ्लुएंस में है। अब वो इंडिया की बात नहीं सुनेगा, क्योंकि अब देखिए, आप अगर जिंदगी के अंदर कोई चीज नहीं बदल सकते हैं तो वो है पड़ोसी। आप चाहकर भी पड़ोसी को नहीं बदल सकते, इसलिए पड़ोसी के साथ में रिलेशंस बड़े अच्छे रखने चाहिए। आज बांग्लादेश जो है वो चाइना और पाकिस्तान का पड़ोसी नहीं है, भारत का पड़ोसी है, उसको ये बात समझनी चाहिए। अच्छा, अगर इसके हम लोग कंक्लूजन की तरफ जाएं तो इंडिया बांग्लादेश टाइज शुड मूव ऑन नेक्स्ट लेवल पर वो जा सकते हैं, बेस्ड ऑन शेयर्ड विजन ऑफ कनेक्टिविटी, कॉमर्स एंड कोलैबोरेशन। सभी को हमको कंसीडर करना पड़ेगा बाय रिकॉग्नाइजिंग ईच अदर एंड, ठीक है। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट है और वो है विकसित भारत 2047, 2047 के अंदर हम लोग 100 ईयर कंप्लीट कर लेंगे, और उसके अंदर हम लोग कोलैबोरेट पार्टनर जो है वो बांग्लादेश को समझते हैं कि बांग्लादेश हमको हेल्प करेगा डेवलपमेंट के अंदर। फिर इसके साथ में ही स्मार्ट बांग्लादेश विजन 2041, इसके अंदर भी भारत जो है उसको हेल्प कर रहा है। मतलब बांग्लादेश को कहीं ना कहीं समझने की जरूरत है, यूं ही जो है वो बचकाना हरकतें ना करे, ठीक है। ये संदेश भी जो है वो पहुंच जाना चाहिए। चलिए, तो बांग्लादेश अब जिस कंडीशन से गुजर रहा है, जल्दी वहां की हालत जो है वो सुधरने की बजाय खराब होने की कगार पर बढ़ रही है। हां, अगर शेख हसीना वहां पर वापस लौटती हैं तो हो सकता है कि कुछ हालात जो है वो संभल जाए, लेकिन ऐसा पॉसिबल होगा नहीं, क्योंकि अब वहां के लोग जो है वो शेख हसीना के खिलाफ ऑलरेडी जो है वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हो सकता है कि इनके जो बेटे हैं वो इस बात को पूरी तरीके से संभाल सकते हैं। आप लोग हमारे 100 डेज के चैलेंज के साथ में जरूर जुड़िए। 6 सितंबर से हमारा चैलेंज शुरू हो रहा है, आप लोग उसको जरूर ज्वाइन कीजिए। वाकई में आपके लाइफ के अंदर जो है वो ड्रास्टिक चेंजेस आएंगे। चैलेंज कूपन कोड आप लोग को यूज करना है और आप लोग कॉम्बो कोर्स के साथ में भी जा सकते हैं। तो मिलते हैं आप लोगों से अगले सेशन में, तब तक धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।